So hi, hello, how are you all doing? I hope you are doing good. And in this lecture, we are going to see biotechnology chapter से cloning vectors वाला topic. तो किस तरह से बात कर रहा हूँ मैं एंड सी जो बायोटेक वाला यूनिट है उसमें दो ही चैप्टर्स होते हैं, छोटे छोटे बहुत इजी चैप्टर्स होते हैं। तो ये हमें लगता है बहुत इजी है, लेकिन एनसीईआरटी ने इसे इस तरह से लिखा हुआ है जैसे उन्होंने कसम खा ली हो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आना चाहिए। बट हम इसको बहुत सॉर्टेड वे में लेकर जाएंगे, बहुत इजी तरीके से हम इसे देखेंगे। तो किसी भी टॉपिक का, नॉट ओनली दिस बट किसी भी टॉपिक का अगर हमें बेसिक क्रक्स पता हो, हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्लोनिंग यानी क्या, वेक्टर यानी क्या, तो आगे की सारी चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं बेसिक क्रक्स हमने लिखा हुआ है। तो हम इसे देखते हैं। तो डिजायर्ड जीन जो है, व्हाट डज इट मीन? तो ऐसी जीन जो हमारे लिए यूजफुल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही हो, हमारे लिए यूजफुल जीन हो वो, यानी हमारे लिए यूजफुल केमिकल, प्रोटीन या किसी भी फंक्शन को वो दिखा रही हो जो हमारे लिए यूजफुल है, तो वो जीन हमारे लिए हो जाएगी डिजायर्ड जीन। तो ऐसी जीन जो हमें चाहिए। अब हमारे लिए, हमारे पॉपुलेशन को तो आप जानते हो, वी ह्यूमंस आर नॉट इन थाउजेंड, नॉट इवन इन मिलियंस, राइट? तो इसका, इस जीन का हमें मास प्रोडक्शन करवाना होगा। तो मास प्रोडक्शन करवाने के लिए हम इसे इनकॉर्पोरेट करते हैं बैक्टीरियल सेल में। अभी यहाँ पर मैंने बैक्टीरिया के सेल में न्यूक्लियस निकाला है, जो कि प्रोकैरियोटिक होता है और उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैंने निकाला है क्योंकि वैसे भी तो डीएनए कन्फाइंड स्पेस पर ही होता है। तो आप यूकैरियोट्स अगर रख रहे हो दिमाग में, तो इससे न्यूक्लियस समझो, या फिर इसे कन्फाइंड स्पेस भी समझ सकते हो अगर आप बैक्टीरिया इसे समझ रहे हो तो। तो यहाँ पर जो क्रोमोसोमल डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर, उसके साथ हमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, राइट? न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोमल डीएनए होता है उसके अंदर, उसके साथ हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। लेकिन जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है उसके साथ हम छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो ये जो भी डिजायर्ड जीन है रेड कलर वाला, वो उसे हम यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर देंगे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए में। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मीन्स प्लाज्मिड, जिसे हम प्लाज्मिड बोलते हैं, या फिर वो बैक्टीरिया फेज भी हो सकता है, यानी कि वायरस दैट इज इन्फेक्टिंग द बैक्टीरिया। तो ये बहुत ज्यादा फास्टली मल्टीप्लाई होता है। अगर इसके एक से दो कॉपी नंबर्स होंगे तो ये होगा स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड, राइट? व्हाट डज इट मीन? स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड, जो कि लार्ज होता है इन साइज। और अगर उसके 15 टू 100 कॉपी नंबर्स होंगे तो हम इसे बोलेंगे रिलैक्स्ड प्लाज्मिड, जो कि स्मॉल होता है इन साइज। तो यहां पर आप देख सकते हो बैक्टीरियल सेल ने यहां पर काम किया है वेक्टर की तरह। बैक्टीरियल सेल ने क्या किया? वेक्टर की तरह, यानी जो जीन हमें चाहिए उसको उसने लेकर गया मास प्रोडक्शन की तरफ। तो इसलिए वो होगा हमारे लिए वेक्टर, जो कि लेकर जा रहा है। उसमें हमने क्लोनिंग की, तो ये हो गया क्लोनिंग वेक्टर। और ये हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें डिजायर्ड जीन का मास प्रोडक्शन चाहिए, राइट? हमें डिजायर्ड जीन का फंक्शनिंग चाहिए। तो ये हो गया क्लोनिंग वेक्टर का बेसिक क्रक्स। अभी मल्टीप्लीकेशन कितना होगा हमारे लिए? हमारे जो डिजायर्ड जीन है उसका मल्टीप्लीकेशन कितना होगा? तो जितने कॉपी नंबर होंगे उस प्लाज्मिड के, पर्टिकुलर प्लाज्मिड के, उतने हमारे जो जीन है डिजायर्ड जीन, उसका उतना ही मल्टीप्लीकेशन होगा। अभी हम फर्स्टली देखते हैं ORI, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। देन वी विल सी सिलेक्टेबल मार्कर्स, क्लोनिंग साइट्स, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन और एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर्स। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम वेक्टर्स के, कि प्लांट में क्लोनिंग करना हो तो कौन सा वेक्टर यूज करेंगे, एनिमल्स में कौन सा, वो सब चीज है। तो हम पहले देखते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये है हमारे पास डीएनए। इसके जिस साइट से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ऐसी साइट जैसे रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा वो होगा हमारे लिए ORI, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और यही ORI डिसाइड करता है कि उस पर्टिकुलर प्लाज्मिड के कितने कॉपी नंबर्स होंगे, राइट? तो ये चीज यहाँ पर क्लियर हो जाती है। अभी आगे हम देखते हैं सिलेक्टेबल मार्कर्स यानी क्या। तो हम बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजीज को पहले देखेंगे। तो एक्स डीएनए है व्हाइट कलर का, जो कि डिजायर्ड जीन है, इसे आप समझ लीजिए। अभी हम उसे इनकॉर्पोरेट करेंगे इस रेड वाले जीन में। तो जहां पर वो इनकॉर्पोरेट हो जाती है वो होगा हमारे लिए रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। जहां पर वो नहीं होती है वो होगा हमारे लिए नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। तो ये लाइगेज के थ्रू हम करेंगे, लाइगेज एंजाइम डालेंगे। लाइगेज एंजाइम क्या होता है? जेनेटिक्स का फेविकॉल होता है, डीएनए को डीएनए से जोड़ने का काम करता है, यानी फेविकॉल्स ऑफ जेनेटिक्स।
राइट। तो नॉन रिकॉम्बिनेंट यानी जिसके साथ उसने रिकॉम्बिनेशन नहीं किया, जिसके साथ वो रिकॉम्बिनेशन हो गया वो हो गया रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। तो अभी हम इन जीन्स को डालेंगे एक बीकर के अंदर जिसमें हमारे पास है ई कोलाई के बैक्टीरिया को हमने वहां पर डाल रखा है पहले से। अभी हम उसमें जीन डालेंगे। अभी फ्रेडरिक ग्रिफिथ के द्वारा दिए गए ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल को आप जानते हो, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में हमने पढ़ा था। तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल में वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब किसी बैक्टीरिया में किसी सेल में डीएनए ट्रांसफर कर रहा हो, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो जिसमें डीएनए ने ट्रांसफॉर्म नहीं किया, देखिए इस इन दोनों में डीएनए गया लेकिन इन दोनों में नहीं गया, राइट। तो ये दोनों क्या होंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। और इन दोनों में गया है इसलिए ये दोनों भी होंगे ट्रांसफॉर्मेंट। लेकिन ये रिकॉम्बिनेंट वाला जिसके अंदर गया, देखिए ना ये व्हाइट वाला थोड़ा सा यहाँ पर भी व्हाइट है, तो ये रिकॉम्बिनेंट वाला जिसमें गया वो होगा हमारे लिए रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। और जिसमें नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला गया है वो होगा हमारे लिए नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। अभी पहला काम हमारे पास क्या है, हमारे पास यूजफुल कौन सा है, रिकॉम्बिनेंट या नॉन रिकॉम्बिनेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट यूजफुल है क्या, नहीं, रिकॉम्बिनेंट वाला यूजफुल है। तो उन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने का काम हम करेंगे। उससे पहले हमें कौन सा काम करना होगा, ट्रांसफॉर्मेंट्स को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स से डिफरेंशिएट करने का काम, क्योंकि हमें नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स की जरूरत नहीं है लेकिन ट्रांसफॉर्मेंट्स की जरूरत है। इसलिए हम ट्रांसफॉर्मेंट को अलग करेंगे किससे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से। फिर हम किससे अलग करेंगे, किसको, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट को अलग करेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट से। कंफ्यूज मत होना, बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको समझ में आ गई है, रिकॉम्बिनेंट क्या, नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या, ट्रांसफॉर्मेंट क्या, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या, ये सारी चीजें। अभी हम आते हैं नीचे, सिलेक्टेबल मार्कर्स यानी क्या। तो सिलेक्टेबल मार्कर्स यानी वो होते हैं जनरली जो ट्रांसफॉर्मेंट से डिफरेंशिएट करेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हमारे लिए काम करेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट हमारे लिए काम किया, तो ट्रांसफॉर्मेंट को वो अलग करेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से, कि हाँ ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, ये ट्रांसफॉर्मेंट है। सिलेक्ट करेंगे, वो सिलेक्टेबल मार्कर्स हम बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को। वॉट इज वाटर रेजिस्टेंट, वाटर रेजिस्टेंट वॉचेस यानी वाटर में डाल भी दे उस वॉच को तो कुछ नहीं होगा, दैट इज वाटर रेजिस्टेंट। अगर वो वाटर रेजिस्टेंट ना हो तो वाटर में डालने से वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, राइट। तो वाटर रेजिस्टेंट होना चाहिए, हमेशा बोलते हैं। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन यानी ऐसी जीन जो हम उस एंटीबायोटिक में डाल भी दे तो वो सरवाइव कर जाएंगी, ऐसी जीन वो होगी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से वो रेजिस्टेंट होगी। जो नहीं होगी, वो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट नहीं है तो वो उसमें सरवाइव नहीं कर पाएगी, राइट। तो ये होते हैं सिलेक्टेबल मार्कर्स, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। यहां तक इतना ही इंफॉर्मेशन आपको सही है। आगे के पॉइंट में हम देखेंगे ये वर्क कैसे करती है, आपको इसका मैकेनिज्म अच्छे से समझ आ जाएगा नीचे वाले पॉइंट में। सो हैव पेशेंस एंड लेट्स गो। सो जो क्लोनिंग साइट्स होती है वो यानी क्या, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यानी एक्सोन्यूक्लियस या फिर एंडोन्यूक्लियस को हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, डीएनए को निक करता है, राइट। डीएनए को निक करता है, वहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, राइट। तो जहां पर वो वर्क करेगी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसे हम बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट। तो अगर एक ही रिकॉग्निशन साइट होगी जीन में तो वो ज्यादा यूजफुल होगी, क्योंकि उसमें बहुत इफिशिएंटली सारी चीजें होगी, राइट, इफेक्टिवली सारी चीजें होगी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। लेकिन एक से ज्यादा अगर होंगे तो रिकॉग्निशन साइट एक से ज्यादा होंगे तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे, इसलिए हम प्रेफर किसको करते हैं, सिंगल रिकॉग्निशन साइट वाले को। बाकी दूसरे जो है उसमें कॉम्प्लिकेशन है इसलिए हम उसे प्रेफर नहीं करते हैं। इसके आगे हम आते हैं PBR 322, इसको तो आपको रटना ही होगा क्योंकि एग्जाम में अनगिनत बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। एनसीईआरटी में तो इस PBR 322 को दुल्हन के क्राउन की तरह सजा कर रखा है, तो हमें उसी तरह से उसको सम्मान देना है और उसको अच्छे से रट लेना है, रट भी लोगे तो चलेगा। जो BAM H1 जीन यहाँ पर आप देख रहे हो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, राइट। यहाँ पर बहुत सारे जीन से ORI भी है आप देख सकते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पर दो जीन से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिवली। तो PVU1 और PST1 जो है वो है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, और जो BAM H1 जीन है वो है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। अभी हमने क्या किया, इस साइड की जो BAM H1 जीन है उसको निकाल दिया और यहाँ पर ये डिजायर्ड जीन ग्रीन वाली जीन डाल दी। अभी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन यहाँ पर है वैसे की वैसी, यहाँ पर भी है, राइट। और जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है जीन वो यहां से निकल गई
वो यहाँ से निकल गई और वहां पर डिजायर्ड जीन आ गई, लेकिन यहाँ पर तो वो भी है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन भी है। अभी हम करते क्या है, इन दोनों को टेट्रासाइक्लिन मीडियम में डालते हैं, एम्पिसिलिन मीडियम में डालते हैं। आप देख सकते हो, देखिए यहाँ पर दोनों भी पीबीआर 322 में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, लेकिन एक में टेट्रासाइक्लिन की जगह पे हमने डाल दी है डिजायर्ड जीन। तो जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जिसमें नहीं है, वो टेट्रासाइक्लिन में सरवाइव नहीं कर पाएगा। मतलब यहाँ पर इसने सरवाइव नहीं किया जहां पर डिजायर्ड जीन है, लेकिन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन तो उसके अंदर वैसे की वैसे थी, इसलिए उसने एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में सरवाइव कर लिया। लेकिन इस वाले में दोनों थी, इसलिए उसने दोनों में सरवाइव कर लिया। तो इसलिए हमने उसमें डिफ्रेंशिएट कर लिया कौन सा रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। जिसमें दोनों थे उसने दोनों में सरवाइव कर लिया, दोनों कंटेनिंग मीडियम में सरवाइव कर लिया, दोनों एंटीबायोटिक वाले मीडियम में सरवाइव कर लिया। लेकिन जिसमें एक ही था, सिर्फ एम्पिसिलिन वाला ही था, उसने सिर्फ टेट्रासाइक्लिन में सरवाइव नहीं किया, क्योंकि उसका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन निकल गया था, राइट। लेकिन एम्पिसिलिन तो था, तो एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में वो रह गया। सो दिस इज द क्रक्स, दिस इज द टॉपिक। इसको इस तरह से पढ़ा जाना चाहिए, जो कि नहीं पढ़ाते हैं, आई नो। अभी हम देखते हैं एक्स जीन जो है वो है हमारे पास डिजायर्ड जीन। जो हमने पहला तरीका देखा, प्लेटिंग बहुत ज्यादा करवानी पड़ती है, बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव वो मेथड होती है, राइट। तो पहले टेट्रासाइक्लिन मीडियम में करवाओ प्लेटिंग, फिर एम्पिसिलिन में, फिर सिलेक्ट करो, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है। इसलिए हमारे पास दूसरी प्रोसेस भी होती है, दैट इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, जो कि अनदर सिलेक्टेबल मार्कर है, राइट। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इसमें हम करते क्या है, तो ये जीन है पूरी जिसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट भी है और लैक जेड जीन भी है। लैक जेड जीन क्या करेगी, जो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम को प्रोड्यूस करती है। अभी एक्स जीन जो है हमारी डिजायर्ड जीन, उसको हम करेंगे लैक जेड के जगह पे इनकॉर्पोरेट, लाइगेशन करेंगे उसका लाइगेज एंजाइम डालकर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जिस तरह से एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन थी, वहां पर यहाँ पर भी वैसी ही है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, और यहाँ पर भी है। लेकिन लैक जेड जीन को हमने यहाँ पर निकाल दिया और एक्स जीन डाल दी। तो जहां पर नहीं डाली वो होगा हमारे लिए नॉन रिकॉम्बिनेंट, और जहां पर डाल दी है एक्स जीन, जहां पर क्या कर दिया है, डाल दिया है एक्स जीन को हमने, वो होगा हमारे लिए रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, क्योंकि वहां से लैक्जेड निकल गया और एक्स जीन आ गया, मतलब रिकॉम्बिनेशन हो गया, इसलिए रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, और यहाँ पर नॉन रिकॉम्बिनेंट। अभी इन दोनों रिकॉम्बिनेंट को और नॉन रिकॉम्बिनेंट को हम क्या करेंगे, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस पे डालेंगे, राइट। सी हियर, इसको भी क्रोमोजेनिक सब्सटेंस पे डाल दिया और इसको भी क्रोमोजेनिक सब्सटेंस पे डाल दिया। अभी जब ये ब्लू कलर प्रोड्यूस करेगा, तो सपोज समझ लेंगे हम कि ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है। जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होते हैं वो ब्लू कलर को प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन जो रिकॉम्बिनेंट होते हैं वो कोई भी कलर को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ना ब्लू कलर, ना रेड कलर, ना कोई कलर, सिर्फ व्हाइट कॉलोनीज वो रह जाती है। तो इस तरह से हम रिकॉम्बिनेंट को और नॉन रिकॉम्बिनेंट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसके आगे हम देखते हैं, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, राइट, प्रीटी मच क्लियर टू यू। इनफैक्ट बुक में तो ऐसे लिखा हुआ है नहीं कभी। तो फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं, वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स में और एनिमल्स में किस तरह से कौन से वेक्टर्स को हम यूज करते हैं, उसके एग्जांपल्स हम देखेंगे। तो आप देख सकते हो, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस जो है उसमें टी डीएनए होता है, दैट इज ट्यूमर डीएनए, ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए, जो ट्यूमर इंड्यूस करता है। अभी इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन ने इस प्लांट सेल को इन्फेक्ट किया है। देखिए आप, यही जीन यहाँ पर आपको दिख रही होगी प्लांट सेल के अंदर। तो नॉर्मल प्लांट सेल के अंदर किसने इन्फेक्ट किया, नॉर्मल प्लांट सेल को इन्फेक्ट किया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन ने, जिसके अंदर टी डीएनए था। अभी ये प्लांट क्या करेगा, जिस प्लांट का वो सेल होगा वो क्या करेगा, ट्यूमर इंड्यूस करेगा। देखिए यहाँ पर ट्यूमर हो गया। अब इस ट्यूमर ने ऐसा केमिकल सिक्रेट किया जो एग्रोबैक्टीरियम को, मतलब उस पैथोजन को यूजफुल था। मतलब सोचिए ना कितना कैसी चीज है कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिकेशन के अंदर ट्यूमर डीएनए था, टी डीएनए था, तो उसने प्लांट सेल को इन्फेक्ट किया। अभी प्लांट सेल के अंदर ट्यूमर डीएनए है, तो वो ट्यूमर इंड्यूस करेगा और ट्यूमर ऐसा केमिकल सिक्रेट करेगा जो पैथोजन को यूजफुल है, जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिकेशन को यूजफुल है।
सोचिए मतलब कितना सेल्फिश ये चीज़ है। प्लांट को भले ही कुछ हो जाए, वैसे ही हम उससे ज़्यादा सेल्फिश है। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने खुद का फायदा देखा। वी ह्यूमंस आर सो सेल्फिश, बहुत स्वार्थी है हम, राइट। तो स्वार्थी है इसलिए हमने टीडीएनए को निकाल दिया, जो ट्यूमर इंड्यूस कर रहा था। ट्यूमर नहीं चाहिए हमको, तो ट्यूमर डीएनए निकाल दिया हमने। और वहां से वो ट्यूमर डीएनए को हमने निकाल दिया, तो वहां पर हमने हमें जो प्रोड्यूस करना है केमिकल, उसका जीन डाल दिया। मतलब हमारा डिजायर्ड जीन हमने वहां पर डाल दिया। अब जब वो वाले सेल ने, वो वाले एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन ने प्लांट सेल को इन्फेक्ट किया, तब उस प्लांट ने जो ट्यूमर इंड्यूस किया, या फिर जो भी मतलब ट्यूमर को मैंने वहां पर दिखा दिया है, लेकिन वो कुछ और फंक्शन को भी दिखा सकता है, वो कुछ और फंक्शन को भी दिखा सकता है। तो यहाँ पर ट्यूमर ने ऐसा केमिकल प्रोड्यूस किया जो हमें चाहिए। वो ट्यूमर भी ना हो तो भी वो ऐसा कुछ प्रोड्यूस करेगा जो हमें चाहिए। अगर आम मैंगो ट्री को जो मैंगो आ रहा है वो स्वीट नहीं है, तो वो स्वीट आने लग जाएंगे। मतलब हमारी डिजायर्ड जीन हमने उसमें डाल दी, स्वीट मैंगो वाली जीन हमने उसमें डाल दी। तो ये चीजें हम इस तरह से प्लांट में कर सकते हैं। प्लांट में हम कौन सा यूज कर सकते हैं? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन। उसी तरह से हमारे अंदर यानी एनिमल्स के अंदर, हम भी प्राणी है राइट, ह्यूमंस, एनिमल्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं? रेट्रोवायरस को यूज कर सकते हैं। तो रेट्रोवायरस क्या करता है? हमारे नॉर्मल सेल्स को कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट कर देता है। नॉर्मल सेल्स को किस में कन्वर्ट कर देगा? कैंसरस सेल्स में। तो ये जो रेट्रोवायरस है, इसलिए हम इसे यूज कर सकते हैं एनिमल्स में कोई भी जीन को डिलीवर करने के लिए, राइट। तो क्लोनिंग हम एनिमल्स में किस तरह से करेंगे? रेट्रोवायरस के थ्रू। तो ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो आई होप यू दिस इज प्रीटी मच क्लियर टू यू। एंड आपको अगर कोई भी डाउट हो तो यू कैन कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन, एंड यू कैन ऑल्सो डीएम मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, प्रांजल तानी 29 इज माई यूजर नेम। से हाई देयर, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यू कैन लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस टू दोज हु नीड, एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, और जो भी वो करना होता है वो सब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।